नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए देखते हैं सुबह 7 बजे के हेडलाइंस। मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल रऊफ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी। भारत की मांग के बाद इंटरपोल ने उठाया कदम। पठानकोट हमले का है साजिशकर्ता। नक्शा विधेयक पर पाकिस्तान के रुख का भारत ने किया कड़ा विरोध। कहा आंतरिक मामले में दूसरे पक्ष का हस्तक्षेप मंजूर नहीं। पाक ने यूएन में दर्ज कराई थी शिकायत। नई राष्ट्रीय महिला नीति का मसौदा जारी। आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर। अत्याचार रोकने के लिए प्रभावी तरीके से लागू होंगे कानून। उत्तर भारत में गर्मी से बेहाल लोग। बाड़मेर में पारा 47 डिग्री के पार। बारिश और भूस्खलन से असम के दीमा हसाओ का संपर्क कटा। तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी। और अमेरिका में 9/11 हमले को लेकर सऊदी सरकार के खिलाफ मुकदमे की तैयारी। ओबामा के विरोध के बीच सीनेट से बिल पारित। राष्ट्रपति कर सकते हैं वीटो। देश के नक्शे से जुड़े प्रस्तावित बिल के मामले में भारत ने पाकिस्तान की आपत्ति को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बीच में लाने की पाकिस्तान की कोशिश को भारत मजबूती से नकारता है। इस बीच इंटरपोल ने पठानकोट आतंकी हमले को लेकर जैश सरगना मसूद अजहर और उसके भाई के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। मानचित्र से संबंधित विधेयक के मसौदे को लेकर पाकिस्तान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र के दखल की मांग पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने पाकिस्तान के एतराज को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि देश का नक्शा सही ढंग से पेश किया जाना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रस्तावित बिल को भारत का आंतरिक विधायी मामला बताया। साथ ही कहा कि इस मामले में पाकिस्तान या किसी और देश को दखल का अधिकार नहीं है। भारत का पूर्णतः आंतरिक विधायी मामला है, क्योंकि समूचा जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान तथा अन्य किसी पक्ष का इस विषय में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत सरकार इस मामले को पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष बार बार और लगातार उठाए जाने के प्रयासों को दृढ़तापूर्वक नकारती है, क्योंकि भारत इस मामले को पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझाने के लिए हमेशा तैयार रहा है। प्रस्तावित विधेयक में भारत के मानचित्र में भूभाग को गलत तरीके से दिखाने पर 7 साल की जेल की सजा और 100 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उधर इंटरपोल ने पठानकोट हमले के मामले में जैश सरगना मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल रऊफ के खिलाफ ताज़ा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। दोनों के खिलाफ एनआईए के गैर जमानती वारंट हासिल करने के बाद इंटरपोल ने ये कदम उठाया। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। The international body, the Interpol, they all are understanding the issues and the concerns raised by India. So definitely it's a positive thing. इस बीच पठानकोट हमले की जांच में प्रगति की समीक्षा के लिए एनआईए टीम के पाकिस्तान दौरे को लेकर भारत को अभी भी पाकिस्तान से जवाब मिलने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नई राष्ट्रीय महिला नीति के मसौदे में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मंगलवार को जारी ड्राफ्ट में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 15 साल बाद आ रही नई पॉलिसी में अकेली, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं की सुरक्षा और बेहतरी की बात कही गई है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने मंगलवार को नई राष्ट्रीय महिला नीति का मसौदा जारी किया। इसका मकसद महिलाओं के लिए एक ऐसा तंत्र विकसित करना है जिससे महिलाओं को समान अधिकार और मौके मुहैया कराए जा सकें। इसे जारी करते हुए मेनका गांधी ने कहा कि ये अगले 15 से 20 साल के लिए महिलाओं के मुद्दों पर काम करने के लिए रोड मैप है। This policy is coming after 15 years, and in these 15 years, many things have changed. And the most important thing that has changed is women's attitudes towards themselves. as little as 15 years ago,
We were happy to take what we got. Now we demand better things. The most important part of the policy is that it's shifted from just welfare to welfare with a heavy dose of rights. नई नीति में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। आंगनवाड़ी से कॉलेज और दूरस्थ शिक्षा तक उनकी आसान पहुंच पर जोर दिया गया है। साथ ही महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खाद्य सुरक्षा और पोषण मुहैया कराने की बात कही गई है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और दुर्व्यवहार को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए कानूनी और सामाजिक स्तर पर कोशिश की बात कही गई है। इसके अलावा प्रशासन और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। Even have places in UP and Bihar and Rajasthan that are called Pradhan Patis or Sarpanch Patis. And this is an illegal thing, but it's become par for the course. And officials and VIPs deal only with Pradhan Patis. So we thought that if we trained the Sarpanch women, then we would be able to get a better quality of leadership. नई नीति में अकेली रह रही महिलाओं की समस्या और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि मंत्रालय 5वीं कक्षा से ही जेंडर चैंपियन अवार्ड की शुरुआत करेगी। इसके अलावा स्पेशल महिला पुलिस वॉलंटियर के लिए भी जोर देगी, ताकि महिलाएं उनके खिलाफ हो रहे अपराध के खिलाफ आवाज उठा सकें। मंत्रालय इस मसौदे पर जनता की राय और टिप्पणियां लेने के बाद नई महिला नीति जारी करेगा। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नेहरू गांधी परिवार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। कल हैदराबाद में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जानबूझकर इस मामले में नेहरू गांधी परिवार का नाम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी खास रणनीति के तहत गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश रच रही है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि इटली की अदालत में गांधी परिवार पर कोई आरोप नहीं है और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी कहा है कि कोर्ट ने भी किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया है। इस मामले में एनडीए सरकार बनने के बाद जांच में हो रही देरी पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। कहीं भी इटली के अदालत में नेहरू गांधी परिवार के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये खुद मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि इसमें किसी का नाम नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में नेहरू गांधी परिवार के ऊपर इटली कोर्ट के कुछ आदेश में उनका नाम लिखने का उल्लेख करते हैं, जो कि अपने आप में गलत है। केवल नेहरू गांधी परिवार को बदनाम करने की नीयत से किया जा रहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि राजन पूरी तरह भारतीय नहीं है, क्योंकि उनके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है। कांग्रेस इससे सुब्रमण्यम स्वामी की हताशा बता रही है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की ये चिट्ठी रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के खिलाफ है। स्वामी ने आरोप लगाया है कि बेरोजगारी और आर्थिक सुस्ती के लिए सरकार नहीं बल्कि आरबीआई गवर्नर जिम्मेदार हैं। Economy has been not performing in a way where it affects the masses, which means lowering of retail prices, which is not taking place. It's lowered the wholesale prices because people are going out of business, and at the same time there is no increase in employment. There is in fact a decrease in employment. विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि स्वामी की कोशिश कैबिनेट मंत्री बनने की है। जब एक कैबिनेट रीशफल की बात होता है और उनको लगता है कि टारगेट आरबीआई गवर्नर पर करें, इरादा तो उनको टारगेटिंग प्रैक्टिस में टारगेट तो अरुण जेटली जी है और मकसद भी वही है कि फाइनेंस मिनिस्टर बने। रघुराम राजन ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जीडीपी गणना के नए तरीकों पर भी सवाल उठाया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को इस विवाद में पड़ने से इनकार कर दिया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड द आरबीआई आर कंसर्न्ड। There is an institutional relationship between the two. It's a very mature relationship. रघुराम राजन सितंबर 2013 में रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे। तब महंगाई दर 10% से ऊपर और डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा था। आज महंगाई दर स्थिर है।
वित्त मंत्रालय के दबाव के बावजूद राजन ने ब्याज दरों में कटौती नहीं की। महंगाई काबू में आने के बाद पिछले साल से ही ब्याज दरों में कमी शुरू की गई। राजन का कार्यकाल सितंबर में खत्म हो रहा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी ने अमर सिंह को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद उनकी पार्टी में वापसी लगभग तय हो गई है। मंगलवार को पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए जिन 7 नामों की घोषणा की, उनमें पिछले हफ्ते ही पार्टी में शामिल होने वाले बेनी प्रसाद वर्मा के साथ साथ अमर सिंह का नाम भी शामिल है। हालांकि अमर सिंह औपचारिक तौर पर पार्टी में कब शामिल होंगे, ये फैसला उन्हें और पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव को करना है। इस बात का ऐलान पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह ने किया। 2010 में अमर सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने 2011 में राष्ट्रीय लोक मंच नाम से खुद की पार्टी बनाई थी, जो उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। उद्योगपति विजय माल्या को एक और झटका लगा है। कर्ज वसूली न्यायाधिकरण ने डियाजियो कंपनी को निर्देश दिया है कि वो माल्या को फिलहाल 266 करोड़ रुपए की रकम अदा ना करे। माल्या और डियाजियो के बीच 515 करोड़ रुपए में सौदा हुआ था। इसके बाद माल्या ने यूबी ग्रुप से बाहर हो गए थे। न्यायाधिकरण ने जेपी मॉर्गन बैंक से माल्या के खातों की जानकारी भी मांगी है। सरकारी बैंक की याचिका पर यह आदेश आया है। माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। केंद्र सरकार मौजूदा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में बदलाव के लिए नया विधेयक तैयार कर रही है, जिसमें भ्रामक विज्ञापन करने वाले सितारों पर 50 लाख जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रावधान हो सकता है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने ये जानकारी दी। रामविलास पासवान ने कहा कि संसद की स्थायी समिति ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2016 में कड़े प्रावधान की सिफारिश की है। मंत्रालय की तरफ से तैयार किए गए विधेयक में 10 लाख जुर्माना और 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। रामविलास पासवान ने कहा कि विधेयक में उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए कई प्रावधान हैं। संसद के अगले सत्र में यह विधेयक पेश किया जाएगा। नया विधेयक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह लेगा। जो स्टैंडिंग कमेटी के या स्थायी समिति के सदस्य हैं, वो मिनी पार्लियामेंट है। इन लोगों का कहना है कि 50 लाख रुपया उसको जुर्माना कीजिए और 5 साल तक का जेल का सजा तय कीजिए। तो अभी जो हमने बैठक बुलाया था, तो अब डिपार्टमेंट उसमें बैठ करके जाएगा, फिर उसमें कैबिनेट फैसला लेगा। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए बैंक ने सरकार से मंजूरी भी मांगी है। एसबीआई में जिन बैंकों का विलय होना है, उनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के साथ भारतीय महिला बैंक शामिल है। इन बैंकों ने अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। बैंक के मुताबिक अभी विलय का फैसला नहीं हुआ है और इस बारे में बोर्ड निर्णय लेगा। एसबीआई के इस कदम से सरकारी बैंकों के विलय की प्रक्रिया तेज हो सकती है। एसबीआई के इस कदम का बैंक यूनियनों ने विरोध किया है। कर्मचारी संगठनों ने एसबीआई के इस फैसले के खिलाफ शुक्रवार को देशव्यापी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। और खबरें जारी, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कलम की आंखों ने परखा इतिहास। मिसेस गांधी हैंडलिंग जो थी वॉर की, वो मास्टरली थी। वाजपेयी जी जब झगड़ा हो रहा था तो मुझसे कहते हैं जाते वक्त, इससे अच्छा तो ये है इंदिरा जी वापस आ जाए। कागज पर उतर आई हर बात। मैंने कहा मोरारजी भाई मुबारक हो, ये काम तो बहुत होगा। हाँ, कम होता अगर तुम उस वक्त मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने देते। देखा देश को बनते हुए, कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए, कलम के सफर का नया अंदाज, श्रेष्ठ संपादकों से संवाद। पत्रकार को राजनीति नहीं करना चाहिए। कलम गवाह है। देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस इस चुनाव में अपना खोया जनाधार हासिल करने में कामयाब रही है, जबकि बीजेपी के लिए नतीजे निराशाजनक रहे।
दिल्ली में एमसीडी की 13 सीटों के नतीजों का ऐलान हो गया है। आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, कांग्रेस ने 4, जबकि बीजेपी के खाते में महज 3 सीट आई है। 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। कुछ एक सीटें अनुमानित और अधिक आने की अपेक्षा थी हमारी, और इसके लिए आम आदमी पार्टी अपने जिन विधानसभाओं के वार्डों में ये चुनाव हुए हैं वहां के विधायक साथियों के साथ संवाद करेगी। कांग्रेस में इस जीत को लेकर खासा उत्साह है। दिल्ली की जनता अब ये मानने लग गई है कि कांग्रेस पार्टी का शासन सबसे बेहतर था और कांग्रेस पार्टी का शासन वापस आना चाहिए। बीजेपी को इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले चुनाव में पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो घटकर 3 रह गई। 35% वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक मत मिले हैं, और आम आदमी पार्टी जिसे विधानसभा चुनाव में 52% मत मिले थे, आज वो 30% से भी नीचे 29% पे जाके सिमट गई है। हालांकि वोट फीसदी के मामले में बीजेपी 34% वोट लेकर पहले नंबर पर रही। आपको करीब 30% लोगों ने वोट दिया, वहीं कांग्रेस को 25% के आसपास वोट मिले हैं। अनु दीवान और नवविक्रम सिंह के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए खास इंतजाम किए हैं। सभी मतगणना केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत 90 अलग अलग जगहों पर वोटों की गिनती की व्यवस्था की गई है। साथ ही असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में हर विधानसभा सीट के लिए एक मतगणना पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में अब सबकी निगाहें 19 मई को आने वाले नतीजों पर हैं। राज्यसभा टीवी ने मतगणना के लिए खास तैयारियां की हैं, जिसका प्रसारण गुरुवार सुबह 7 बजे से शुरू होगा और दिन भर राज्यसभा टीवी पर आप तक पल पल की खबरें पहुंचाएगा। 5 राज्यों में हुए चुनाव की शानदार कवरेज के बाद अब बारी है सटीक नतीजों की। राज्यसभा टीवी एक बार फिर आपको देगा हर राज्य के चुनाव नतीजों से जुड़ी खबर दिन भर लगातार। मतदान केंद्रों पर हमारे संवाददाता मौजूद रहेंगे। कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पुदुचेरी, हर जगह होगा राज्यसभा टीवी। असम में किसके हैं आसार, किसे मिलेगी मात और कौन बनाएगा सरकार? तमिलनाडु का क्या होगा परिणाम? जयललिता बनाएंगे इतिहास या करुणानिधि बनाएंगे सरकार? क्या एक बार फिर रहेगी यूडीएफ की सत्ता बरकरार या एलडीएफ को मिलेगा जनादेश? क्या होगा इस बार? क्या रंगास्वामी फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री या कांग्रेस बनाएगी सरकार? और क्या बढ़ेगा बीजेपी का जनाधार? पुडुचेरी से देखिए पल पल की खबर। सुबह 7 बजे से राज्यसभा टीवी पर यह खास पेशकश जारी रहेगी गुरुवार को दिन भर। हमारे साथ आप देख सकेंगे सबसे सटीक नतीजे, जिनका विश्लेषण करेंगे मशहूर राजनीतिक जानकार। बीते कई चुनावों में राज्यसभा टीवी आप तक पल पल की खबरें और सटीक विश्लेषण पहुंचाता रहा है। बात विधानसभा चुनावों की हो या फिर लोकसभा चुनाव की, सबके लिए रहता है खास इंतजाम। इस बार भी राज्यसभा टीवी की टीम आप तक पहुंचाएगी सबसे तेज सटीक रुझान और नतीजे। उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक और गुजरात से लेकर बिहार तक हर चुनाव में राज्यसभा टीवी की सूचना, विश्लेषण और जमीनी पड़ताल को सराहा गया। तो 19 मई को सुबह 7 बजे से देखना न भूलें राज्यसभा टीवी। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। कई राज्यों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन अगले 2 दिनों में यहां भारी बारिश की आशंका जताई गई है। उत्तर भारत में इस समय झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। तपिश से बचने के लिए लोग सिर और चेहरा ढककर बाहर निकल रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में लू के थपेड़े चल रहे हैं।
गर्मी बहुत है, कोई भी कहीं निकल नहीं सकता। आप देख रहे हो गर्मी के हमारे सबकी कितनी बुरी हालत हो रही है, कोई जरा सी देर भी नहीं निकल सकता। पंजाब के लुधियाना में मंगलवार को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के हिसार में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जहाँ तक आने वाले समय की बात करें तो समूचे उत्तर भारत में, जिसमें कि उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत तक इस पूरे पखवाड़े में गर्मी रहने की संभावना है। हाँ, बीच में हल्के से पश्चिमी विक्षोभ यदा कदा जब भी आएंगे, एक शुक्रवार को भी हल्का सा आना है, तो उसके प्रभाव से थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन वो एक ट्रांजिएंट है। कुल मिलाकर के गर्मी अभी रहेगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया है। राजस्थान के बीकानेर में पारा 46 डिग्री सेल्सियस रहा। महाराष्ट्र के नागपुर में 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। घर में रहने पे इतना उमस हो रहा है कि और बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, इतनी तपन हो रही है, जलन हो रही है, धूप इतना तेज हो रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कि घर रहें कि बाहर निकले हैं। उधर दक्षिण भारत में कई इलाकों में जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। Very heavy rainfall is likely to occur few places in North Tamil Nadu and Pondicherry during next 24 hours, and heavy rainfall is likely to occur over 1 or 2 places over the interior parts of South Tamil Nadu. Fishermen are advised not to venture into Tamil Nadu, Puducherry and South Andhra Pradesh coast during next 48 hours. मॉनसून के केरल तक पहुंचने में एक हफ्ते में देरी का अनुमान है, लेकिन अचानक हुई इस बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। वहीं असम में मंगलवार को हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दीमा और हफलोंग में बारिश के बाद भूस्खलन की खबरें हैं। कई जगह रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। हफलोंग का देश के बाकी इलाकों से संपर्क कट गया है। कई जगह मकान गिर गए। इस बीच माहुर नदी में एक स्कूली छात्रा के डूब जाने की खबर भी है। राजधानी गुवाहाटी समेत कई शहरों में बारिश का पानी घरों में भर गया। सड़कों पर 5 फीट तक पानी जमा हो गया और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अनिल नगर में बहुत पानी हो गया, 5 फुट का मापिक। कोई आदमी जाने नहीं सकता है। अचानक बारिश हो गया, जास्ती बारिश हो गया, इसलिए बहुत पानी हो गया, पूरा जास्ती हो गया पानी। खेल की दुनिया से जुड़ी अहम खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निर्देश दिया है कि रियो ओलंपिक के मामले में कुश्ती पहलवान सुशील कुमार की बात सुनी जाए। कोर्ट ने साथ ही इस मामले में खेल मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है। सुशील कुमार ने रियो ओलंपिक 2016 के लिए 74 किलोग्राम वर्ग में चयन के लिए ट्रायल कराने की मांग की है। वहीं संघ के उपाध्यक्ष का भी मानना है कि सुशील भारत को रियो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। दरअसल सुशील कुमार को रियो ओलंपिक में की तैयारी शिविर में जगह नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद सुशील ने ट्रायल की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। अमेरिकी सेनेट ने 9/11 आतंकी हमले के पीड़ितों को सऊदी सरकार के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार देने वाला बिल पास कर दिया है। इस बिल के पास होने से अमेरिका और सऊदी अरब के करीब 7 दशक पुराने रिश्तों में खटास बढ़ सकती है। हालांकि राष्ट्रपति बराक ओबामा कह चुके हैं कि वो इस बिल को वीटो कर देंगे। जस्टिस अगेंस्ट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म एक्ट को अमेरिकी सेनेट में पास कर दिया गया है। इस बिल को अब संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भेजा जाएगा। अगर ये कानून बन जाता है तो 9/11 आतंकी हमले के पीड़ित सऊदी सरकार या नागरिकों के खिलाफ मुकदमा कर मुआवजे का दावा कर सकते हैं। This legislation would change long-standing international law regarding sovereign immunity, and the President of the United States continues to harbor serious concerns that this legislation would make the United States vulnerable in other court systems around the world. सऊदी अरब पहले ही चेतावनी दे चुका है कि इसके नतीजे में वो अमेरिकी संस्थाओं और बाजारों से अपने करीब 75,000 करोड़ डॉलर निकाल लेगा। इसका सीधा असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हालांकि राष्ट्रपति बराक ओबामा पहले ही कह चुके हैं कि वो इस कानून को वीटो कर देंगे। The administration strongly continues to oppose this legislation, and we'll obviously begin conversations with the House about it. इस मुद्दे पर संशय दूर करने के लिए राष्ट्रपति बराक ओबामा पिछले महीने सऊदी अरब भी गए थे।
2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुए हमले में करीब 3000 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि सऊदी अरब इन हमलों में अपनी भूमिका से इनकार करता रहा है, लेकिन जांच में सऊदी अरब से जुड़े कई लोगों के नाम सामने आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीरिया में जारी हिंसा के बीच मंगलवार को कम से कम 80 लोग मारे गए। राजधानी दमिश्क के उत्तर में अल नुसरा फ्रंट और जैश अल इस्लाम के आतंकी आपस में ही भिड़ गए। आपसी लड़ाई में कम से कम 50 विद्रोही और कम से कम 2 नागरिक मारे गए हैं। इस बीच दायर अल जोर इलाके में सरकारी सेनाओं ने इस्लामिक स्टेट के 24 आतंकवादियों को मार गिराया। मंगलवार को सरकारी सेनाओं ने होम शहर में विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में कम से कम 5 लोगों के मरने की खबर है। इस बीच वियना में जारी बैठक में सीरिया शांति वार्ता को लेकर मंगलवार को भी कोई सहमति नहीं बन पाई। There is leverage in the fact that this war will not end for him or for his people without a political settlement. Everybody understands that. That is why the International Syria Support Group came together in the first place. That is why we have the cessation of hostilities we have. इराक की राजधानी बगदाद में मंगलवार को हुए सिलसिलेवार 4 बम धमाकों में कम से कम 63 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इनमें से 3 धमाके शिया बहुल इलाके अल शाब, सदर सिटी और अल रशीद में हुए। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली है। अल शाब में हुए आत्मघाती हमले में 28 लोग मारे गए। सदर सिटी में हुए बम धमाके में कम से कम 21 लोगों की मौत हुई है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल रऊफ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी। भारत की मांग के बाद इंटरपोल ने उठाया कदम। पठानकोट हमले का है साजिशकर्ता। नक्शा विधेयक पर पाकिस्तान के रुख का भारत ने किया कड़ा विरोध। कहा आंतरिक मामले में दूसरे पक्ष का हस्तक्षेप मंजूर नहीं। पाक ने यूएन में दर्ज कराई थी शिकायत। नई राष्ट्रीय महिला नीति का मसौदा जारी। आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर। अत्याचार रोकने के लिए प्रभावी तरीके से लागू होंगे कानून। उत्तर भारत में गर्मी से बेहाल लोग। बाड़मेर में पारा 47 के पार। बारिश और भूस्खलन से असम के दीमा हसाव का संपर्क कटा। तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी। और अमेरिका में 9/11 हमले को लेकर सऊदी सरकार के खिलाफ मुकदमे की तैयारी। ओबामा के विरोध के बीच सीनेट से बिल पारित। राष्ट्रपति कर सकते हैं वीटो। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।